आप सभी का आपके अपने परिवार DCS एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपसे बताया गया था, करंट अफेयर की क्लास आपको प्रत्येक दिन उपलब्ध कराई जाएगी। उसी श्रृंखला में अगली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं या जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस क्लास की सबसे खास बात होगी करंट अफेयर आपको वही करवाए जाएंगे जो कि आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ स्टैटिक जीके उसके माध्यम से जितने भी बनने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे हर क्वेश्चन को आप भली भांति नोट कर सकें। देखिए, फिर बता दें आपको, अगर आप क्वेश्चन को नोट करते हैं तो जब आप उसको रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होता है या आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप कम समय में उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं, टाइम ज़्यादा लगता नहीं नोट्स बनाने में। आप 20, 22, 25 मिनट का जो भी क्लास है, इसको आप नोट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लीजिए। चलिए, क्लास को देखकर ही आपको लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर एक क्वेश्चन को भली भांति देखें। यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तब भी आप उसको देखें, क्योंकि रिवीजन करने से क्वेश्चन आपके भली एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, नाम ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन दिया गया है पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण। जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए। चलिए, जल्दी से इसका आप आंसर देंगे। तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर कौन है, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और साथ साथ ध्यान रखिएगा ये आज़ादी यानी स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। स्वतंत्र जब भारत गुलाम था ब्रिटिशों का, तो उस समय ध्यान रखिएगा इन्होंने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया था, उसी लड़ाई में। तो इसीलिए इन्हें ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में अभी भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे चर्चा कर लें इनके बारे में थोड़ा सा। तो बताया गया इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी, इन्हें लोग जननायक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, जननायक, ये क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है। जननायक, अगर आपसे पूछा जाए जननायक किसे कहते हैं या जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, कर्पूरी ठाकुर। आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भारत रत्न को लेकर के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर आपका आएगा 2 जनवरी 1954। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। शुरुआत किसने की थी, यानी उसको प्रारंभ किसने किया था, तो उस समय के राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। आप जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भारत रत्न की शुरुआत की थी 1954 में। डेट याद रखिएगा 2 जनवरी। ये अगर आप डेट नहीं भी याद रखते हैं तो आप ईयर याद रखिएगा 1954। 1955 से ध्यान रखिएगा मरणोपरांत कहा से गया, ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके बाद भी उन्हें भी देने का प्रावधान किया गया। 1954 में स्थापना होती है। 1954 में स्थापना होती है। उस समय केवल उसी को दिया जाने का प्रावधान था जो जीवित है, लेकिन उसी के 1 वर्ष बाद 1955 में उसे भी देने के प्रावधान बना दिया गया जिसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कह सकते हैं मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत या उसके बाद भी ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाने लगा 1955 से। लेकिन 1955 में किसी को दिया नहीं गया मरणोपरांत, ये दिया गया 1966 में। डेट याद रखेंगे, ये याद रखेंगे 1966। 1966 में पहला व्यक्ति, ये पहले व्यक्ति को दिया गया जिन्हें मरने के बाद दिया गया। नाम आप ध्यान रखेंगे, नाम आप याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया 1966 में। और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अभी हाल ही में, यानी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। इसके पहले कब दिया गया था, तो 2024 के पहले ये 2019 में दिया गया था। 2019 में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। 3 लोग थे। कौन कौन थे, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, 3 लोगों को दिया गया था। और साथ साथ 1954 जब ये प्रारंभ हुआ था, अगर उस समय की बात कर लें किसको दिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमण, 3 लोगों को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है,
तो आंसर ध्यान रखिएगा 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, बाकी 1 को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एक फैक्ट और याद रखते हैं। 1992, इसको आप आगे देखते चलिएगा। देखिए थोड़ा इसको आप देख लें। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं, जैसे कि आपको बताया गया, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी, यानी उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, इसी वजह से उन्हें जननायक कहा जाता है। भारत रत्न का शुभारंभ कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1954 में हुआ था। आप डेट याद रख सकते हैं। आगे चर्चा कर लें, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक थोड़ा सा सुधार कीजिएगा इसमें, ये 24 जनवरी नहीं, आपका 2 जनवरी हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ 24 हो गया है, अभी आपसे बताया भी गया कि 2 जनवरी, तो इसे आप 2 कर लीजिएगा, 2 जनवरी 1954। आगे चर्चा कर लें। प्रारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जैसा कहा गया आपसे, उस समय वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ही इसका प्रारंभ किया था। और 1955 में पहली बार इसमें ध्यान रखिए मरणोपरांत को भी दिया जाने का प्रावधान किया गया। आगे चर्चा करें तो 1954 कहा गया, 1954 में किसे किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। 2019 यानी 24 से पहले कब दिया गया? 2019 में दिया गया। 3 लोगों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, 3 लोगों को दिया गया था। और 2024 की बात कर लें तो कर्पूरी ठाकुर, जो कि आपका क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो आंसर क्या आएगा आपका? भारत रत्न आ जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, लेकिन उन्हें क्या किया गया? वह हमसे वापस ले लिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 1992 में सुभाष चंद्र बोस को पुरस्कार दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मृत्यु विवादित होने के कारण ये पुरस्कार वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था मरणोपरांत। मरणोपरांत का आशय क्या है कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके पश्चात उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं, तो इसीलिए पुरस्कार क्या हुआ? विवादित हुआ, और विवादित के चलते या विवादों में चलते उस पुरस्कार को पुनः वापस लिया गया, क्योंकि अभी माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं। जैसा कि आगे यहाँ देखेंगे आप, 1966 में किसे दिया गया? पहले मरणोपरांत में दिया गया, जो नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। शुरुआत हो गई थी 1955 में, लेकिन पहली बार मिला कब मरणोपरांत? तो 1966 में, यानी लगभग 11 वर्ष बाद लाल बहादुर शास्त्री को। आगे चर्चा कर लें। पद्म पुरस्कार, जैसे कि ऑप्शन में और दिया गया है, जैसे पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्मश्री, तो तीनों पुरस्कारों को हम क्या कहते हैं? पद्म पुरस्कार कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954। एक बार भली भांति इसे आप देख लीजिएगा। भारत रत्न की बात कर लें, चाहे पद्म पुरस्कारों की बात कर लें, दोनों का प्रारंभ यानी दोनों की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में दोनों की शुरुआत हुई थी। घोषणा की बात कर लें तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस का आशय क्या है कि जब हमारे देश पर संविधान लागू हुआ था, उस दिन इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, यानी 26 जनवरी 1950 को आपको पता होगा संविधान लागू हुआ था, तो हर वर्ष 26 जनवरी को ही इस पुरस्कार की घोषणा होती है। आगे चर्चा कर लें। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? आप देख सकते हैं, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान आपको पता है एक देश है, ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन आपको दिया गया खंजर, गरुण शक्ति, वज्र प्रहार, मालाबार। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो बात कर लें किसकी? गरुण शक्ति की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, गरुण शक्ति किसके किसके बीच में इसका आयोजन होता है? तो नोट कर सकते हैं, भारत और इंडोनेशिया। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुण शक्ति। वज्र प्रहार की बात कर लें तो भारत और अमेरिका के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है। मालाबार की बात कर लें, 4 देश याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश मिलकर के ध्यान रखिएगा एक यानी युद्धाभ्यास करते हैं, इसका नाम क्या है? मालाबार है। जिसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? खंजर। आप इसको नोट कर लेंगे, इसका नाम भी बहुत ही बेहतर है, खंजर। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत और किर्गिस्तान के बीच में किस कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? खंजर। गरुण शक्ति जैसा आपसे बताया गया, गरुण शक्ति किसके किसके बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वज्र प्रहार किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत में 3 ही देश थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित हुआ है, यानी भारत, अमेरिका, जापान था, और बाद में ऑस्ट्रेलिया इसमें अलग से सम्मिलित हुआ है। मालाबार की चर्चा कर ले तो मालाबार ध्यान रखिए, जो केरल का तट है, किसका तट? केरल के तटों को हम क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं, क्योंकि यह युद्धाभ्यास केरल के तटों पर होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मालाबार युद्धाभ्यास।
चलिए आगे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं वही चीज़ ऊपर जो आपको बताएगी। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मालाबार में आपको बताया गया 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और कहा गया केरल का तट, केरल के तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। और बात अगर केरल की कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन और याद देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता दर है और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार, या सर्वाधिक या सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा आपका, केरल आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लें न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, तो आप जल्दी से आंसर बताएं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, और साथ साथ न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, जल्दी से आप इसका आंसर दें। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। चलिए एक आंसर बता दें, एक आप जल्दी से कमेंट करें। आप न्यूनतम साक्षरता वाला आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको न्यूनतम लिंगानुपात बता दे रहे हैं। अगर नहीं आपका हो जाएगा न्यूनतम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। यानी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, हरियाणा में है। आप जल्दी से आप इसका आंसर दें कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, किस राज्य की है 2011 के अनुसार। जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है हाल ही में पराक्रम दिवस, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में मनाया गया है। आंसर यानी ऑप्शन आपको दिया गया है 23 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी और 26 जनवरी। जल्दी से आप इसका आंसर दें। देखिए बात करें किसकी, पराक्रम दिवस की। तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, 23 जनवरी को। कब मनाया गया है, 23 जनवरी को ही मनाया गया है पराक्रम दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसी दिन सुभाष चंद्र बोस, ये 23 जनवरी क्या मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस था। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो नोट कर लेंगे, कटक ओडिशा। क्वेश्चन बन सकता है, कटक उड़ीसा, यानी ओडिशा में हुआ था। आप इसे नोट कर लेंगे, ओडिशा के अंदर कटक एक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी के दिन हुआ था, इसलिए इसी दिन मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। आगे की चर्चा कर लें। अगर आपसे पूछा जाए 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, ध्यान रखिएगा थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मी डे कह सकते हैं। और 9 जनवरी की बात कर लें तो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे 9 जनवरी को ही, इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 26 जनवरी, आपको होता है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए इस दिन को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, फिर मनाते हैं। आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि पराक्रम दिवस की बात आई और यहाँ आगे हमारे सुभाष चंद्र बोस, तो इनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं या फिर जितनी भी जुड़ी जानकारी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए चर्चा कर लें। अगर बात की जाए इनके द्वारा दिए गए कुछ नारों के बारे में, तो जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, 3 नारे ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, एक जय हिंद पूछा जाए किसका नारा है, किसके द्वारा दिया गया नारा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो भी किसके द्वारा दिया गया नारा है, ये भी है सुभाष चंद्र बोस। और एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा दी गई बात है, बोली गई बात है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज की जो थी उसकी स्थापना या उसका गठन किसने किया था, तो गठन तो किया था कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान रखिएगा गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह पहले, लेकिन बाद में इसे पुनर्गठित किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। आप ध्यान रखिएगा इसके पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन बाद में इसको पुनः से गठित किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया 1943। और इसी आज़ाद हिंद फौज को लेकर जब भारत की ओर आ रहे थे तो उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। क्या दिया था, दिल्ली चलो दिया था। और इस बात को ध्यान रखिएगा ये नारा कब दिया गया था, जब ये अपनी फौज को लेकर दिल्ली यानी भारत आ रहे थे। कहाँ से, सिंगापुर से। आगे चर्चा कर लें। 19 इनसे जुड़े हुए भी तथ्य ध्यान रखिएगा। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन किया था, हरिपुरा अधिवेशन। और इसी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब ध्यान रखिएगा यानी कांग्रेस का आपको पता होगा कांग्रेस हर वर्ष अपना अधिवेशन रखा करती थी, तो वो हरिपुरा में हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हरिपुरा अधिवेशन। और उस कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि 1938 हरिपुरा में हुआ था, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसमें ध्यान रखिएगा इन्होंने एक समिति का गठन किया था, अब इसको नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई थी।
इसको ऐसे शॉर्ट में दे रहे हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति कहा जाता है, इसे एनपीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे एनपीसी के अध्यक्ष। गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे चर्चा कर लें तो उसी के अगले वर्ष यानी 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस रहे थे। और 1939 में भी उन्होंने, ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ा और फिर से अध्यक्ष बन गए। कहाँ का अधिवेशन था ये? त्रिपुरा अधिवेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, यानी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी बनाई गई इनके द्वारा? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे चर्चा कर लें, इन्होंने ही, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सिंगापुर, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में इन्होंने एक रेडियो में या रेडियो के माध्यम से इन्होंने अपनी स्पीच दी, और उस स्पीच में या उस भाषण में इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो आंसर क्या आएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ लिख भी दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान रखिएगा, आज क्वेश्चन बनता है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर लें इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस जी से। तो जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीन नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन पुनर्गठित किसने किया? सुभाष चंद्र बोस 1943 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने की अध्यक्षता की, और साथ साथ वहीं पर इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की या उसका गठन किया, और अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 की बात कर लें, त्रिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की, लेकिन वहाँ पर कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने क्या किया? वहाँ से रिजाइन दे दिया, फिर उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया, और इसी को ध्यान रखिए त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि त्रिपुरी संकट क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, जहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और उन्हें यहाँ पर क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो इसी को किस नाम जानते हैं? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्चा कर लें, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि पार्टी से निकले तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, किससे? रेडियो में स्पीच देते समय। आगे चर्चा कर लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? इसका ध्यान रखिएगा, दूसरे पूछा गया है, दूसरे भारतीय कौन है? जल्दी से आप आंसर दें इसका। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, दिया गया मान सिंह, गोपी थोनाकल, बीर सिंह या पुष्पेंद्र सिंह। तीन क्वेश्चन आपको दिया गया, चार ऑप्शन दिए गए आपको। क्या दिया गया है? दिया गया पहला ऑप्शन दिया गया मान सिंह, गोपी थोनाकल, बीर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है मैराथन, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024। आप इसको ध्यान से देखें, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 की बात की जा रही है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? और जीतने के साथ वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके पहले भी, इसका मतलब इसके पहले भी किसी ने जीता होगा, वो कौन है? उनका भी नाम आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और साथ साथ ये जो इस समय जीता इन्होंने, इनका भी नाम आप इस आंसर ग्रुप में आप जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर की बात कर लें या इसके पहले भी बात करते हैं, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बात करते हैं कि इनसे पहले किसने जीता था? तो फर्स्ट टाइम जीता था, नोट कर सकते हैं, नाम था गोपी थोनाकल। इस सेकंड नंबर पर आपको नाम दिख रहा है, गोपी थोनाकल। गोपी थोनाकल ने जीता था पहली बार। कब जीता था? 2017 में। कब जीता था? 2017 में इन्होंने क्या जीता था? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2017 में जीता, जहाँ 2024 है वहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2017 हो जाएगा। आगे चर्चा कर ले, दूसरी बार किसने जीता है? तो नोट कर लेंगे, मान सिंह। चलिए, दूसरी बार किसने जीता है? तो आपसे बताया गया मान सिंह। अगर बात कर लें, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप नोट कर सकते हैं, हांगकांग। कहाँ किया था? हांगकांग में इसका आयोजन किया गया था। और टाइम पूछा जाए, इन्होंने मैराथन कंप्लीट करने में कितना टाइम दिया?
या टाइम लगाया, तो आप इसका नोट करेंगे कि 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड दूसरे भारतीय बने हैं, यानी स्वर्ण पदक जीता है। 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में अपनी इन्होंने दौड़ कंप्लीट की, पूरी करके स्वर्ण पदक जीता और दूसरे भारतीय बने हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 जीतने वाले। आप इसे याद कर देंगे क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि नाम किसका आ गया, मान सिंह। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं इनसे संबंधित। इसी जैसे इन्हीं नाम के एक व्यक्ति थे जो कि ध्यान रखिएगा अकबर के समय हुआ करते थे, राजा मान सिंह, आप जानते होंगे। और वे अकबर के 9 रत्नों में ध्यान रखिएगा एक रत्न हुआ करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उन 9 रत्नों में एक रत्न कौन थे, राजा मान सिंह हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 रत्न किसके दरबार में रहा करते थे, तो आंसर क्या आएगा आपका, अकबर के दरबार में। और उनसे इसमें एक और थे, तो ध्यान रखिए राजा मान सिंह थे। अगर बात कर ले क्या उनके अलावा, अकबर के अलावा भी किसी के दरबार में क्या 9 रत्न रहा करते थे, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा। क्या अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, क्या किसी और के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सबसे पहले 9 रत्न अपने दरबार में रखने की जो प्रथा थी किसने प्रचलित की थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। उन्हीं की तर्ज पर अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसको रिपीट कर लें। पहले भारतीय 2017 में थे, जीता था, यानी एशियाई चैंपियनशिप कह सकते हैं जो मैराथन की थी, गोपी थोनाकल ने। ये पहले भारतीय थे। और दूसरे भारतीय कौन बन गए, 2024 में जीता है, हांगकांग में आयोजित की गई थी। मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड का समय लगा। 9 रत्न की बात कर लें तो सबसे पहले किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और उसके बाद किसके दरबार में रखे गए, तो अकबर के दरबार में। इसे आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। देखिए ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, सबसे पहले इसको समझा दें आपको। ये मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिसको मैनेज करना है, मैनेज का से क्या है, उसको व्यवस्थित तरीके से देखना है, कोई दुविधा ना होने पाए। किसी प्रकार की जो भी आपदाएं आएंगी उससे संबंधित कोई भी समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न ना हो पाए, उसे बढ़िया तरीके से मैनेज किया जा सके, उसे ज़्यादा बड़ा ना होने दें। तो इस प्रकार से एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या रख दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। आप इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से इसका आप आंसर दें। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। इसे दिया गया है 2024 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार। पूरा नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। आप इसको ध्यान रखिएगा, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल याद रखिएगा, बाकी आगे 60 आप उसको रिलेट कर लेंगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल क्लियर है। आगे चर्चा कर ले। अभी कहा गया सुभाष चंद्र बोस, फिर से आपको यहाँ पर दिख गए, तो इनके बारे में थोड़ा फिर से एक बार चीज़ें रिपीट कर लेते हैं। इनके जन्म दिवस की बात कर लें तो 23 जनवरी आपको पता होगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी इनसे संबंधित अगर चर्चा कर लें थोड़ी सी, तो बताया गया क्या क्या बताया गया था। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में हरिपुरा की, और साथ साथ अधिवेशन की, और साथ साथ 1939 में कौन सा अधिवेशन था, जल्दी बताइएगा। त्रिपुरी संकट कह सकते हैं या फिर त्रिपुरा अधिवेशन, आपको याद होगा। आगे चर्चा कर लें इनके द्वारा दिया गया जो नारा था, जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बात कर लें तो कहा गया इन्हें लोग, हाँ एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इन्हें लोग प्रेम से नेताजी कहते थे। इनका पूरा नाम क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी जो जनता थी, भारतवासी थे, इन्हें किस नाम जानते थे, इन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे। और कहा गया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यानी पुनर्गठन, जबकि गठन तो किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन इसका पुनर्गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ साथ इन्होंने रेडियो प्रसारण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बने, इस्तीफा दिया, उसके पश्चात जब वहाँ से निकले तो उसी सत्र यानी 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
चलिए क्लियर है। तो आपसे बताया गया 23 जनवरी इनका क्या है, जन्म दिवस है। अब जनवरी बात आ गई है तो जनवरी में आप ध्यान रखिएगा जितने भी दिवस महत्वपूर्ण है उसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर बात करें 4 जनवरी तो विश्व ब्रेल दिवस, आप इसको भली बात नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए ऐसे। 4 जनवरी की बात कर लें तो विश्व ब्रेल दिवस। अब ब्रेल क्या है तो इसको आप समझिएगा, एक प्रकार की लिपि है, ब्रेल लिपि कहते हैं इसको, जिससे जो अंधे लोग होते हैं, नहीं अंधे मतलब जो देख नहीं सकते, वो व्यक्ति क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं। वैसे पढ़ते हैं स्पर्श करके, टच करके, इसको मतलब ऐसे छूते हैं, छू करके अक्षरों को उन्हें पहचानाया जाता है, वो पहचान करके चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। और इसी ब्रेल लिपि को क्या कहते हैं, इसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में 4 जनवरी को। बात कर लें 9 जनवरी की तो प्रवासी भारतीय दिवस। जैसा कहा गया गांधी जी 9 जनवरी को ही कहाँ आए थे, अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए मनाते हैं उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। 10 जनवरी की बात कर लें विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी राष्ट्रीय थल सेना दिवस, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय क्या मतलब आपका आर्मी डे कह सकते हैं इसको। अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद की क्या है, जयंती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात कर लें तो पराक्रम दिवस, आपको कई बार बताया गया अभी। 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस था, इसीलिए क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। 25 जनवरी को याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, और साथ साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को आपको 2 डेट याद रखनी है, एक भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा मतदाता दिवस। और इसी बाद एक 26 आता है, 26 जनवरी आपको पता होगा गणतंत्र दिवस। और साथ साथ ध्यान रखिएगा 30 जनवरी शहीद दिवस, क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना याद रखिएगा। और एक डेट आप जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका आंसर आप दीजिएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जल्दी से आप कमेंट करें, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए इसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं कल के कुछ करंट अफेयर्स को, अगर आपने उसको रिपीट किया हो। कल के करंट अफेयर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे सुन लीजिएगा बैठ करके, आपको याद हो जाएगा यदि आपने पढ़ा होगा तो। कल आपसे क्या बताया गया था, जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश बन चुका है। और साथ साथ कहा गया था फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए यानी कि अमेरिका स्वर्ण भंडार के मामले में सबसे ऊपर है, यानी शीर्ष पर है। और आगे बताया गया था आपको फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, कुवैती दीनार। और अगला क्वेश्चन क्या बताया गया था आपसे, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कहा गया हिमालयन उल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की अनुरक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया है। और एक क्वेश्चन था आपका कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में नई दिल्ली और बेंगलुरु जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इन्हें क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन और साथ साथ जो आपको कल बताए गए थे उसको एक बार आपके सामने रिपीट कर दिया गया है। फिर आपको एक बार समझा दें, यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन आपसे बार बार कहा जा रहा है आप एक नोट्स बना लीजिएगा, उस नोट्स में चीज़ों को लिखते चलिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वही लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे आपको इसे एक बार लिखना है, पढ़ना है और साथ साथ 2 से 3 बार इसे रिपीट करना है। आप 20-25 मिनट 30 मिनट जो भी आपका टाइम यहाँ आप दे रहे हैं, आप इतना समय आप यहाँ पर लगातार देते रहिए। आने वाले समय में जैसा कहा गया आपको देखने को मिल जाएगा आपके अंदर बदलाव कितना हुआ है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद।